जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सोशलॉजी यानी समाज शास्त्र का खंड खा का ये तीसरा चैप्टर रहेगा बच्चों। और चैप्टर का नाम है ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन। आप समझ रहे हो ग्रामीण में क्या होता है बच्चों? गांव का जो समाज है उसके उसमें विकास एवं परिवर्तन, जो जो विकास हुई, जो परिवर्तन हुए, उससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। यही बच्चों इस चैप्टर संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है बहुविकल्पी, अतलगुत्ती, लघुत्तरी सब देखेंगे जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है। और यह जो है एनसीईआरटी रहेगा। एनसीईआरटी बच्चों यानी सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंस रहेगा। तो आइए देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन देखेंगे। जो है देखो बच्चों, ये बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग देखेंगे जो परीक्षाओं में दो तीन वर्षों से पूछा जा रहा है। हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बच्चों हरित क्रांति का जो संबंध है कृषि उत्पादन से संबंधित है। क्रांति में क्या होता है बच्चों? एकाएक परिवर्तन, एकाएक बदलाव आ जाना, है कि नहीं। हरित क्रांति किसमें संबंधित था? जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, मक्का, मतलब इन सब चीज़ों में जो खाद्यान्न वाली चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी करना। हरित क्रांति संबंध किस क्षेत्र से था? कृषि उत्पादन से संबंधित था। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य पर पड़ा? तो बच्चों सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है पंजाब में, सब ज़्यादा पंजाब में, उसके बाद उत्तर प्रदेश वगैरह में, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है पंजाब में पड़ा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखो ये भी क्वेश्चन सब पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण भारत में अभीष्ट परिवर्तन में प्रमुख बाधा है? तो बच्चों यह हो जाएगा परंपराएं, जो परंपराएं चली है वही बाधा है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में जो हरित क्रांति के जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन थे। स्वतंत्र भारत में भू सुधार का प्रमुख कारण है कीटनाशक उपलब्ध कराना, कृषि ऋण का प्रावधान, जमींदारी उन्मूलन, सिंचाई की व्यवस्था। यहाँ सही जवाब बच्चों से हो जाएगा जमींदारी व्यवस्था। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं बच्चों। जात एवं वर्ग में कौन सा गुण समान है? तो सही क्रम हो जाएगा यहाँ श्रेणी क्रम हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति किस दशक में लागू किया गया? बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। भारत में हरित क्रांति जो है किस दशक में लागू किया गया? तो बच्चों यहाँ जो है 1960 से 1970। सही जवाब जो है आ हो जाएगा। 1960 से 1970 में जो है शुरू किया गया था। भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा किस समय लागू किया गया? तो मनरेगा यानी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, ये बच्चों शुरू किया गया था 2 फरवरी 2006 में। सही जवाब जो है इसका बा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग बच्चों। अब हम लोग अगले उत्तरी प्रश्न देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंस है। पहला है ग्रामीण समाज की 4 विशेषताएं लिखिए। देखो पूछे गए हैं ग्रामीण समाज की 4 विशेषताएं लिखिए। तो ग्रामीण समाज की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जब निम्नलिखित आ जाए तो नंबर एक जाति व्यवस्था ग्रामीण समाज की प्रमुख विशेषता है। नंबर 2, ग्रामीण समाज की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। अधिकतर खेती बाड़ी लोग गांव में करते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि गांव समाज की जो अर्थव्यवस्था है बच्चों कृषि पर ही आधारित है। ग्रामीण समाजों में संयुक्त परिवारों की प्रधानता पाई जाती है। शिक्षा का अभाव होता है, यानी पढ़े लिखे कम लोग होते हैं। अंधविश्वास ज़्यादा होते हैं, अंधविश्वास में डूबे रहते हैं। एवं भागवादिता इन समाजों में पाए जाते हैं। भाग पर टिके रहते हैं कि जो भाग में होगा वही मिलेगा, मेहनत नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में भूमि सुधार के महत्व पर चर्चा कीजिए। भूमि सुधार जो जमीन, भूमि मतलब होता है जमीन सुधार के महत्व पर चर्चा कीजिए। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो भूमि सुधार से बच्चों भूमि व्यवस्था अनुकूल होती है तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। कृषि उत्पादन में वृद्धि तकनीकी तत्वों तथा संस्थात्मक सुधारों पर निर्भर करती है। भूमि सुधार भूमि के समान वितरण को प्रोत्साहित करता है। भूमि सुधार से भूमि लगान में वृद्धि होती है, जिससे सरकार की आय में वृद्धि होती है। भूमि सुधार से मध्यस्थ एवं जमींदार वर्ग का जो है क्या होता है? अंत होता है। भारतीय ग्रामों पर हरित क्रांति के प्रभाव की विवेचना कीजिए, अथवा चाहे इसको हरित क्रांति के 3 प्रमुख प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो बच्चों आइए देखते हैं हम लोग। पहला है कि हरित क्रांति से देश में खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि हुई। खाद्यान्न मतलब गेहूँ, चावल, जौ, जो जितनी भी खाने वाली चीज़ें हैं। आप लोग यूरिया वगैरह जो खाद होते हैं उसको मत समझो, खाद्यान्न में चावल गेहूँ से संबंधित है बच्चों। नंबर 2, हरित क्रांति के बाद कृषि में नवीन मशीनों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्यूबवेल, पंप आदि का प्रयोग किया जाने लगा। कृषि के मशीनीकरण के चलते कृषि हेतु प्रयोग होने वाली मशीनों के अलावा हाइब्रिड बीजों, कीटनाशकों, खरपतवारनाशी तथा रासायनिक उर्वरकों की मांग में तीव्र वृद्धि हुई। किसानों की आय बढ़ने से उनके जो है सामाजिक एवं शैक्षिक स्तर का विकास हुआ। अब बच्चों में देखेंगे अगला क्वेश्चन। उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? उदारीकरण की क्या अवधारणा है? चाहे इसको कीजिए और चाहे इसको कीजिए, कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है।
उदारीकरण में क्या बच्चा होता है, उदारीकरण मतलब सरला यानी ढील, ढील देना है कि नहीं। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो, उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना, उन्हें हटा लेना है या उन्हें हटा लेना है, समझ रहे हो, जिससे आर्थिक विकास को क्या मिले, बढ़ावा मिले। उदारीकरण में वे सारी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिसके द्वारा बच्चों किसी देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने वाली आर्थिक नीतियों, नियमों, प्रशासनिक नियंत्रणों, प्रक्रियाओं आदि को जो है समाप्त किया जाता है या उसमें शिथिलता की जाती है। इस प्रक्रिया में विश्व के साथ व्यापार की शर्तों को जो है समाप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, भारत में कृषक समाज की 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखो, कई वर्षों पूछा जा रहा है, 10 साल से लगातार पूछा जा रहा है। कृषक समाज, भारत में कृषक समाज की 3 विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। तो भारत में कृषक समाज की 3 विशेषताएं निम्न है, ऐसे करके हम लिखेंगे। भारत समाज में कृषक समाज की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, कृषक समाज, कृषक माने बच्चों होता है किसान। कृषक समाज एक स्थिर समाज है। इसके व्यक्तियों का इस व्यक्तियों का जीवन प्राकृतिक जीवन है, क्योंकि प्रकृति से उनका जो है प्रत्यक्ष संबंध होता है। नंबर 2, कृषक समाज के कृषकों के पास भूमिका होना अनिवार्य नहीं है। भूमिका होना अनिवार्य नहीं है। कृषक समाज के कृषकों के पास भूमिका होना अनिवार्य नहीं है। कृषक समाज के व्यक्तियों में पाए जाने वाले पारंपरिक संबंध व्यक्तिगत तथा प्रगण होते हैं। पारंपरिक मतलब जो परंपरा चली आ रही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है। अब बच्चों हम लोग लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे, जो इम्पोर्टेंस लघुत्तरी क्वेश्चन है। कृषक समाज से क्या आशा है, कृषक समाज की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। देखो, कई बार परीक्षाओं पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं हम लोग लघुत्तरी प्रश्न। देखो, किसान उन्हें कहा जाता है जो खेती का काम करते हैं। इन्हें कृषक और खेतिहर के नाम से भी जाना जाता है। गाँव में कहते हैं ना खेतिहर है, तो किसान बच्चों उन्हें कहा जाता है जो खेती का काम करते हैं, और इन्हें कृषक और खेतिहर के नाम से जाना जाता है। ये समाज के लिए खाद्य सामग्री उत्पन्न करते हैं। खाद्य मतलब गेहूँ, चावल वगैरह। इनमें जो है विभिन्न फसलें उगाना, बागों में पौधे लगाना, पशुओं की देखभाल करना आदि जो है शामिल किया जाता है। तो आप लोग समझ गए हो किसान की विशेषताएं, कृषक की क्या आशय है। कृषक समाज की विशेषताएं से हेडिंग डाल लेंगे। कृषक समाज की विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, कृषक समाज के सदस्य केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए खेती करते हैं और भूमि पर नियंत्रण बनाए रखते हैं तथा उसकी जुताई और बुआई करते हैं। नंबर 2, कृषक समाज के व्यक्तियों में पाए जाने वाले पारस्परिक संबंध व्यक्तिगत और प्रागण होते हैं। नंबर 3, कृषक समाज एक स्थिर समाज है। ऐसे व्यक्तियों का जीवन प्राकृतिक जीवन है, क्योंकि प्रकृति से उनका जो है प्रत्यक्ष संबंध होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है। अब हम लोग जो है दीर्घ उत्तरी प्रश्न देखेंगे, जो 8 नंबर का रहेगा बच्चों। दीर्घ उत्तरी प्रश्न देखो, हरित क्रांति और इसके सामाजिक परिणाम की योजना कीजिए। हरित क्रांति का अर्थ समझाते हुए कृषक समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का जो है उल्लेख कीजिए, अथवा हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, कृषक उत्पादन पर इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए, अथवा हरित क्रांति के सामाजिक आर्थिक प्रभावों की जो है विवेचना कीजिए। आइए बच्चों, दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, तो हम लोग हेडिंग डाल लेंगे कि हरित क्रांति और इसके सामाजिक परिणाम। देखो, सामान्य रूप से उत्तर देखेंगे हम लोग हेडिंग डाल के जो है। देखो बच्चों जो है, सामान्य रूप से हरित क्रांति का अभिप्राय किसी व्यवस्था में क्रांतिकारी नीतियों द्वारा सर्वांगीण विकास से होता है, समझ लो, और इसका अंतिम लक्ष्य किसी फसलों का अधिकतम उत्पादन लेना होता है। इसलिए हरित क्रांति किसी व्यवस्था में अधिकाधिक अच्छा और अधिक अनुपचाने का एक संपूर्ण व कारगर आंदोलन है। किसी व्यवस्था में जो है सर्वांगीण विकास की दृष्टि से विभिन्न प्रकार की योजनाओं को गांवों में लागू किया जा रहा है। किसानों को अधिक उपज देने वाले बीजों HIVS यानी अधिक उपज वाला एक बीज के किस्म बच्चों एवं रासायनिक खाद तथा कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जा रहा है। अधिकाधिक यानी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ उपलब्ध कराने पर जो है बल दिया जा रहा है। कृषि खाद्यान्नों को भारी मात्रा में निर्यात करने का लक्ष्य है, जिससे जो है राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो। खाद्यान्न समझ गए हो, गेहूँ चावल। अपने भूमि सुधार के अंतर्गत देखा है कि उनके क्षेत्रों में भूमि सुधार प्रक्रिया का ग्रामीण समाज तथा भूमि संरचना पर केवल एक सीमित प्रभाव ही पड़ा है, जबकि इसकी तुलना में 1960 और 1970 के दशकों की हरित क्रांति ने उन क्षेत्रों में जहाँ इसे लागू किया गया है कृषि उत्पादन के मामलों में एक अभूतपूर्व क्रांति ला दी थी जो है।
हरित क्रांति कृषि आधुनिकीकरण का एक सरकारी कार्यक्रम था। 1958 में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना के बाद भारत ने परंपरागत खेती में सुधार के लिए विदेशी एजेंसियों से सहयोग मांगा। परंपरागत खेती क्या होती है बच्चों? परंपरागत जो पहले खेती कैसे करते थे लोग? जैसे ज़्यादा गोबर वगैरह का हल वल से जोतते थे, मतलब खेतों को हल से जोता जाता था। मानी जो प्राचीन जो खेती थी बच्चों, उससे संबंधित है, समझ रहे हो? यानी जो है देसी खादों ज़्यादा प्रयोग लोग करते थे पहले, और अब जो है ज़्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग होने लगा है। वही है परंपरागत जो पहले की चली आ रही है खेती। तो परंपरागत खेती में सुधार के लिए विदेशी एजेंसियों का सहयोग मांगा। अंतर्राष्ट्रीय एग्रो एजेंसियों ने इस कार्य में भारत को जो है भरपूर योगदान दिया। एजेंसियों ने ऊंची उपज देने वाले बीजों के साथ साथ कीटनाशकों, उर्वरकों और अन्य आवश्यक सुविधाएं किसानों को उपलब्ध कराई। परंतु बच्चों, हरित क्रांति कार्यक्रम केवल उन्हीं क्षेत्रों में लागू किया जा सका जहां सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध थी, क्योंकि नए उन्नत किस्म के बीजों की रोपाई खेती में पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। गेहूं और चावल उत्पादक क्षेत्रों को ही जो है हरित क्रांति का प्रमुख लक्ष्य बनाया गया। परिणाम स्वरूप केवल कुछ ही राज्यों जैसे पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ भागों में ही हरित क्रांति अभियान अधिक फला फूला। समझ रहे हो? यानी ज़्यादा यहाँ यही जो है ज़्यादा पैदावार हुई। सामाजिक वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों में भूमि सुधार और हरित क्रांति जैसे अभियानों को जो है जहाँ ये लागू किए गए सामाजिक एवं आर्थिक रूपांतरण का जो है आधार माना है। इन दोनों प्रक्रियाओं का ग्रामीण समाज और कृषि अर्थव्यवस्था पर बहुत सघन और तीव्र जो है प्रभाव देखने में आया है। भूमि सुधार और हरित क्रांति ने न केवल कृषि उत्पादों को झोली भरी है, अपितु उत्पादन की प्रक्रियाओं में नई प्रौद्योगिकी का भी गले से लगाया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रयोग से मध्यम वर्ग शक्ति संपन्न हुआ है। इन प्रगतियों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक परिवर्तनों को एक नई दिशा प्रदान की है। साथ ही जहां नई शक्ति संरचना का उदय हुआ है, वहीं दलित वंचित वर्गों के प्रति शोषण उत्पीड़न की जो है घटनाओं में भी वृद्धि हुई है, जिससे ग्रामीण समाज में नए अंतर विरोधों का सिलसिला भी शुरू हुआ है। यहाँ हम हरित क्रांति के कुछ मिले जुले सामाजिक आर्थिक परिणामों की जो है क्रमवार चर्चा करेंगे। हेड डालेंगे बच्चों, कुछ हेड हम लोग बताएंगे। नई प्रौद्योगिकी से मुख्यतः मध्यम एवं बड़े किसान ही लाभान्वित हुए। हमारे देश में जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति अभियान के अंतर्गत नई प्रौद्योगिकी अपनाया गया है, उसका अधिकतर लाभ मध्यम एवं बड़े किसानों ने ही उठाया है, क्योंकि उत्पादन बढ़ाने में प्रयोग किए जाने वाले हाइब्रिड बीजों, उर्वरकों, कीटनाशकों और सिंचाई पर बहुत अधिक निवेश करना पड़ता था। इसलिए छोटे और सीमांत किसान अपने खेतों पर इतना अधिक निवेश नहीं कर सकते थे। छोटे और सीमांत किसान अपने खाने भर के लिए उत्पादन करने के कारण परंपरागत खेती पर ही निर्भर रहे, और इस प्रकार वे हरित क्रांति के लाभों से पूरी तरह से वंचित रहे। समझ रहे हो बच्चों? इसलिए छोटे और सीमांत किसानों के लिए खेती एक जीवित रहने का साधन ही बन रहा है, और वे साधारणतः कृषक रूप में जाने जाते हैं। एक और हेड देखेंगे हम लोग। हरित क्रांति का लाभ केवल उन्हीं बड़े किसानों ने उठाया जिन्होंने अपनी अतिरिक्त उपज को जो है बाजार में बेचा। देखो, हरित क्रांति का लाभ उठाने में बड़े और मध्यम किसान ही आगे रहे, क्योंकि नई उत्पादन प्रणाली को अपनाकर वे अधिकाधिक अन्य गेहूँ चावल संबंधित होता है अन्न उपजाने में समर्थ हुए, और इस प्रकार वे अपनी अतिरिक्त उपज खाद्यान्नों को बाजार में बेचकर माला माल हो गए। उन्होंने खेती को एक व्यवस्था का रूप दिया, और आज वे पूंजीपति किसानों में गिने जाते हैं। और थोड़ा देख लेंगे बच्चों, एक हेडिंग और है।